हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स यानी कि कक्षा 11 भौतिकी विषय के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग अंडरस्टैंड करते हुए आ रहे हैं सरल रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग गति के जो शुद्ध गति की जिसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, उसके कुछ समीकरण हम यहाँ पर लिखेंगे और उनके आधार पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। तो मैं 3 समीकरण यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, और 5 राशियां हैं। 5 राशियों के बाद बीच में 3 समीकरण है। राशियां कौन कौन सी है उसको मैं साइड में डिफाइन कर दूंगा। जो 3 समीकरण हैं उनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। समीकरण 1 जो है वो होती है v बराबर u प्लस AT। समीकरण 2 होती है v बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। v बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर है समीकरण 3, यहाँ पर h आएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 5 राशियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर मुझे कितनी राशियां देखने को मिल रही है? 5 राशियां जो मुझे देखने को मिल रही है, जो क्वांटिटीज मुझे देखने को मिल रही है वो है v, और पहले u लिख लेते हैं, u v t a s। यही तो 5 राशियां देखने को मिल रही है ना? तो इनका क्या मतलब होते हैं? सपोज मैं किसी बॉडी को, कोई वस्तु है हमारी जिसका द्रव्यमान m है, सॉरी द्रव्यमान के ऊपर बात नहीं करते, जिसको मैं इस O बिंदु से और ये A बिंदु तक चला के लाया, है ना? तो u हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, v हो जाएगा इसका अंतिम वेग, t हो जाएगा समय, कितना समय लगा इन दो बिंदुओं के बीच पहुंचने में, a हो जाएगा त्वरण हम कैसे निकालते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय, और s हो जाएगा विस्थापन या दूरी कह लीजिए से, या स्थिति से भी हम इसको कभी कभी शो करते हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से एक बार बात बता दूं कि जो हमने ग्राफ पढ़ा था, पहला वाला ग्राफ था जो, उसको हम दूरी समय ग्राफ भी, विस्थापन समय ग्राफ भी, स्थिति समय ग्राफ, तीनों ग्राफ हम उसको बोलते हैं। बट जगह के अनुसार किसी जगह पर हम उसे दूरी समय ग्राफ बोलेंगे, किसी जगह पर हम उसे स्थिति समय ग्राफ बोलेंगे, किसी समय पर हम उसे विस्थापन समय ग्राफ बोलेंगे। ऐसे ही विस्थापन, स्थिति और दूरी जो है, हम अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग शब्द इनके लिए यूज करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है बात। ठीक है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, त्वरण, विस्थापन। तो v बराबर u प्लस AT, इसको हम एक और नाम देते हैं, इस समीकरण को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं वेग और समय के बीच संबंध को ये इक्वेशन बताती है, तो वेग समय संबंध भी इसे हम कहते हैं, वेग समय संबंध। ठीक है, सेकंड जो इक्वेशन है हमारी, ये स्थिति और समय के बीच में संबंध को बताती है, स्थिति और समय, तो हम इसे स्थिति समय संबंध भी कहते हैं। हम इसे स्थिति समय संबंध भी कहते हैं।
और तीसरी वाली जो इक्वेशन है इसको स्थिति वेग संबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला वेग समय हो गया, फिर समय स्थिति हो गया, दूसरा टाइम पोजीशन। मैंने बोला ना विस्थापन के लिए स्थिति दूरी कभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना, बस क्लियर रहना है। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर रहना है। इस समय स्थिति संबंध, और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो संबंध है ये है वेग स्थिति संबंध। वेग मतलब हो गया वेलोसिटी, v और u दोनों, वेलोसिटी दोनों ही वेग होते हैं। v हो गया प्रारंभिक अंतिम वेग और u हो गया प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो v u हो गया वेग और s हो गया स्थिति। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने इसका ग्राफीय विधि से इसका जो डेरिवेशन है वो देखा होगा। इस बार आपके पास कलन विधि, समाकलन विधि से इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो समाकलन विधि हम लोग इसका डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी आपने मैथ में समाकलन नहीं सीखा होगा, डिफरेंशिएशन आई थिंक नहीं सीखा होगा। अगर सीख भी लिया होगा तो सभी बच्चों ने नहीं सीखा होगा, तो जब तक सारे बच्चे सीख लेंगे उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद में इसका डेरिवेशन आपको करवाऊंगा। अभी फिलहाल हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, अभी हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है एक, सॉरी, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। किसी बहुमंजिले भवन की, चलिए नोट डाउन कर ही लेते हैं हम क्वेश्चन को, ताकि पहला क्वेश्चन है ना, तो पहले क्वेश्चन हम लोग पहली बार जब कोई काम करे तो उसे प्रॉपर करना चाहिए। पहला क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को बताता हूँ तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम नोट डाउन कर ही लेते हैं पूरा। किसी बहुमंजिले भवन, किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। ठीक है, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। दो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, दो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, ए एंड बी। ए क्वेश्चन इज, गेंद कितनी ऊपर जाएगी नंबर बी, गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय ले। कितना समय, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें चीज दी हुई है
जी का मान हमको रखना है 10 मीटर पर सेकंड। देखिए, हमने अभी जो इक्वेशंस पढ़ी हैं, हमने अभी जो समीकरणें पढ़ी हैं, वो थी गति की समीकरण। तो वो कैसी गति की समीकरण थी? वो ऐसी गति की, एक सीधी रेखा में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट गति की समीकरण है, मतलब सीधी रेखा में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर गति कैसे हो रही है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो हमें बोला जा रहा है एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ऊपरी छत से, यहाँ से कोई बच्चा गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड से यहाँ से भी ऊपर की ओर बॉल को फेंका जा रहा है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब वर्टिकल पोजीशन में फेंकता है। इसको और सीधा बनाता हूं मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा बिल्कुल सीधा ऊपर, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकता है। ये क्या है? ये बॉल है, ठीक है, और जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई धरती से उसकी ऊंचाई, मतलब यहाँ तक जो ऊंचाई है ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर ऊपर है छत। गेंद कितने ऊपर जाएगी, कितने ऊपर जाएगी गेंद, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, धरती से टकराने से पहले कितना समय लगेगी, यहाँ से गेंद ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, टोटल कितना टाइम लगेगा, उसे ये पूछा जा रहा है। समझ में आई बात या नहीं आई? डायग्राम आपको जो है बना करके समझना बहुत जरूरी हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ध्यान रखें कि जब जब ये वाले क्वेश्चन आए आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, आपका आंसर जो है वो सही आएगा। आंसर क्या होगा आपका? सही आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई। तो एक बात पहले बता देता हूँ, एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। जब कोई वस्तु जो है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी गुरुत्व के अधीन गति करती है, कैसी गति करती है? गुरुत्व के अधीन। जब कोई वस्तु जो है गुरुत्व के अधीन, मतलब नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी, तो इसको हम बोलते हैं गुरुत्व के अधीन। क्यों? क्योंकि पृथ्वी होती है नीचे, पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो भी वो ऊपर से नीचे खींचने की कोशिश करेगी, अगर ऊपर से नीचे आएगी तो भी पृथ्वी उसको नीचे खींचती है। तो इस प्रकार की जो गति है ये होती है गुरुत्व के अधीन गति। यहाँ पर आपको एक दो बातें जो ध्यान में रखनी है, यहाँ पर हम एक ही जगह ले लेते हैं जी, यानी जो एक्सेलर जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है सिंपली, और जो एस यानी विस्थापन है वो ऊंचाई हो जाती है, ठीक है। ए की दो वैल्यू हो सकती है, एक प्लस जी हो सकती है, एक माइनस जी हो सकती है। प्लस जी तब रखेंगे जब हम वस्तु को, प्लस जी तब रखेंगे जब वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रही होगी, माइनस जी कब तब रखेंगे जब ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे होंगे, तो यहाँ पर माइनस जी रखेंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन है हमारी वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना पहली समीकरण, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है 3 समीकरण। पहली समीकरण क्या बन जाएगी? अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं बॉल तो ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस जी, तो माइनस जी टी हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, तो एस तो क्या बन जाएगा? एस बन जाएगा एच, और ए की जगह क्या आ जाएगा भाई? ऊपर जा रही है वस्तु तो माइनस जी आएगा, तो ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, जी आएगा। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऊपर की तरफ जा रही है वस्तु, ए की जगह क्या आ जाएगा भाई? ए की जगह आ जाएगा माइनस ए, माइनस जी, तो हो जाएगा माइनस 2gs, ठीक है। तो ये हमारे पास गुरुत्व के अधीन गति में जो गति की समीकरण मैंने अभी पीछे लिखी है वो चेंज हो जाती है। ए की जगह आप जी रखते हैं, ऊपर जा रही है तो माइनस जी, बॉल नीचे आ रही है तो प्लस जी, एस की जगह एच रख देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में हमें जो जो वैल्यू दी हुई है देखो, बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? वो है u इज इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग की ये बात कर रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो क्या है? वो 20 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट अगर सेकंड बात करें तो ऊपर जाना है, कितने ऊपर तक गेंद गई है, मतलब दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। ये भवन है, भवन की छत से बॉल फेंकी यहाँ तक, तो ये ऊंचाई हमको निकालनी है, ठीक है। गेंद कितनी ऊंचाई तक जाती है हमको ये पता लगाना है। फर्स्ट पार्ट, तो चलिए u हमको 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और एक बात और चीज,
देखो यहाँ से बॉल फेंकी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, बॉल ऊपर जाती है जाती है जाती है। कभी आपने किया है ये काम, बॉल को ऊपर फेंका है, तो बॉल ऊपर जाते जाते थोड़ा स्लो होते जाती है, उसकी स्पीड कम होती जाती है, वो धीरे 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 जाती है और एक जगह पर वो रुक जाती है लगभग, मतलब बहुत ही समय, बहुत ही कम 0.1 सेकंड के लिए आप देखेंगे बॉल रुक गई और फिर वहां से नीचे आने लगती है। तो जो यहाँ पर बॉल रुकी है ना, यही इसी ऊंचाई तक बॉल जाएगी। यहाँ पर अगर मैं वेग बोलूं तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर बॉल रुक जाती है बहुत थोड़े सेकंड के लिए, तो अंतिम वेग यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी की वैल्यू हमको पता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखनी है, ठीक है। जी की वैल्यू हमको 10 मीटर प्रति सेकंड, और कितने ऊपर जाएगी मतलब एच निकालना है हमको, यहाँ पर क्या निकालना है, एच निकालना है, कितनी ऊंचाई तक वो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब इतनी बातें लिखने के बाद हमको नेक्स्ट काम जो करना होता है कि कौन सा सूत्र मैं यूज करूंगा, कौन सी समीकरण में लगाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यही वाली 3 समीकरण लगेगी, क्योंकि गुरुत्व के अधीन जब कोई वस्तु ऊपर या नीचे जाएगी तो आप इन वाली समीकरण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन सी समीकरण में लगाऊंगा, मेरे पास v है, u है, g है, h है, कौन सी समीकरण में दिख रहा है मुझे, कौन सी समीकरण में दिख रहा है मुझे, लास्ट वाली समीकरण में मुझे ये चारों चीजें दिख रही है, v u g h दिख रहा है ना, तो मैं लास्ट वाली समीकरण लगाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh से v कितना है 0, u कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 2, g कितना है 10 और h हमको निकालना है। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस 20h बराबर 0। यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिलती है 20h इज इक्वल टू 400, तो 0 से 0 कट गया, 220 से 40, h इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि वो बॉल भवन से 20 मीटर ऊपर जाएगी और जमीन से ऊंचाई जो होगी, भवन से तो 20 मीटर, ये था ना भवन, बिल्डिंग की छत से 20 मीटर और ऊपर गई, तो भवन से कितना नीचे, जमीन से कितना जाएगी, जमीन से जो बिल्डिंग है वो 25 मीटर ऊंची है, तो जमीन से बोलेंगे 25 प्लस 20 कितना 45 मीटर। दो आंसर, दोनों तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हमसे पूछा बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तो भवन की छत से, जो बहुमंजिला भवन है उसकी छत से 20 मीटर ऊपर जाएगी और जमीन से 45 मीटर ऊपर जाएगी। पहला क्वेश्चन आंसर निकल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको लिखाना है टाइम, गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी, गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। सेकंड पार्ट को मैं करता हूं नेक्स्ट पेज पर। देखिए हमारे पास क्या क्या डिटेल्स है, v कितना था भाई 0, अभी जिस यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, u कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, और h कितना आया हमारे पास, h आया 20 मीटर, ठीक है। तो g कितना है हमारे पास, g मतलब त्वरण दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको रहने दो। टाइम निकालना है, टाइम 1 निकाल रहे हैं, मतलब ये भवन है ना, यहाँ से बॉल फेंकी, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, फिर यहाँ से नीचे आने तक कितना टाइम लगेगा, और फिर उसको जोड़ देंगे हम। ये तो पूछ रहे हैं गेंद नीचे आने में कितना टाइम लगाएगी, ये पूछ रहे हैं। तो T1 प्लस T2, हम पहले T1 निकाल रहे हैं कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। तो पहले इक्वेशन का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u माइनस GT से, v कितना है 0, u कितना है 20, माइनस g कितना है 10 और t हमको निकालना है, T1 निकालना है, ठीक है। तो ये जाएगा 10 T1 इज इक्वल टू 20, T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब ऊपर जाने में उसे 2 सेकंड का टाइम लगा है। समझ में आ गई बात? तो T1 हमारा निकल के आ गया 2 सेकंड, मतलब कि जमीन से ऊपर जाने में उसको 2 सेकंड लगे, सॉरी जो भवन है जिसकी छत से हमने फेंका है वहां से ऊपर जाने में उसे 2 सेकंड लगे। अब T2 निकालते हैं। T2 के लिए क्या करेंगे, ये भवन है, इसकी छत से बॉल यहाँ पहुंच गई है, अब यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा वो T2 है। तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई हमने निकाल दी थी अभी, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई हमने निकाल दी थी अभी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, इस रास्ते के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जो पहले की अंतिम थी, वो यहाँ की इनिशियल प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद हमको ऊंचाई पता है इस पूरे की ऊंचाई है 45 मीटर, अभी अभी निकाली थी। और हमसे पूछा जा रहा है समय, क्या पूछा जा रहा है, धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी, ठीक है। जी हमको पता है, चलो जो जो वैल्यूज हमको पता है उनको लिखते हैं। तो हमको टाइम निकालना है, इसमें T2 निकालना है। हमको पता है u 0 है, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
h हमको पता है 45 मीटर है, कौन सी समीकरण यूज कर सकते हैं? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि t हमको निकालना है। तो सेकेंड इक्वेशन से हम लोग यूज करते हैं h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h 45 है, u कितना है 0 इंटू टी माइनस हाफ, g कितना है 10 और t हमको निकालना है t का स्क्वायर। तो 45 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 5 ज़ा 10 5 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -9, टी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट -9। और वैसे -9 को हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आना एक इमेजिनरी नंबर होता है, लेकिन फिर भी मैं माइनस का आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 3 सेकंड प्लस माइनस 3 आएगा, समय ऋणात्मक नहीं होता इसीलिए 3 सेकंड। तो नीचे आने में 3 सेकंड लगे, ठीक है। T2 मतलब 3 सेकंड यहाँ से नीचे जाने में। तो देखो ये भवन था, इसकी छत से ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे, यहाँ से जमीन पर आने में 3 सेकंड लगे। तो टोटल कितना टाइम लग गया? कुल समय निकाल लेंगे। अतः कुल समय t इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 कितना है भाई? 2 सेकंड। T2 कितना है? 3 सेकंड। 2 प्लस 3 5। कितना टाइम लगा भाई? टोटल 5 सेकंड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को करना है। माइनस यहाँ पर इसलिए आ रहा था सॉरी, माइनस यहाँ पर इसलिए आ रहा था क्योंकि माइनस हमने गलत लगा दिया था। यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस ही हमने गलत लगा दिया था, प्लस आएगा। क्यों? देखो मैंने क्या बोला था, अगर बॉल जमीन से ऊपर की तरफ, धरती से ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस जी लिखेंगे, नीचे की तरफ आ रही है तो प्लस जी रहने देंगे, ठीक है। तो साइन में क्या था? प्लस था, तो मैंने ए की जगह बस जी रिप्लेस किया, ठीक है। तो माइनस गलत लगा दिया था हमने, माइनस नहीं आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे और मुक्त पतन की बात करेंगे, है ना। मुक्त पतन आपने जो है फ्री फॉल, हेडिंग डाल दीजिए मुक्त पतन। मुक्त पतन या फ्री फॉल। मुक्त पतन या फ्री फॉल क्या होता है भाई? मुक्त पतन होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ना ऐसे ले गए धरती से ऊपर, ये है धरती, हमारी धरती माँ पृथ्वी, ठीक है। यहां से इसको स्वतंत्रता पूर्वक, कैसे आ रही? स्वतंत्रता पूर्वक, यानी इंडिपेंडेंटली इसको छोड़ दिया, कोई नहीं रोक रहा है इसे, ये धरती की तरफ गिर रहा है। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाएगा तो ये धरती की तरफ गति करने लगता है। धरती की तरफ क्या करने लगता है? गति करने लगता है। यहां पर जो इसका जो त्वरण होता है उसको हम g इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक्यूरेट वैल्यू बोली जाए तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना त्वरण होता है। इसी अवस्था को हम लोग मुक्त पतन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वस्तु जो है मुक्त रूप से धरती के ऊपर गिर रही है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आज बताएगी वो आपके समझ में आई होंगी, आपको क्लास में जो बातें बताएगी वो पढ़ के इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया आपने आज की क्लास में जरूर सीखा होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।